ओके, कैसे हैं आप? सब ठीक? अच्छे से? ओके, देखो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज़ मोमिन एंड आई विल टीच पॉलिटी सेक्शन। ओके, स्टार्ट करने से पहले कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आप एसएसबी के लिए कर रहे हो, चाहे आप आईएएस के लिए कर रहे हो, चाहे आप केएस के लिए कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक, ये तो आपको हर कोई कहेगा, फर्स्ट थिंग इज सिलेबस, जो बहुत ज़रूरी है लेकिन हम नहीं जानते हैं। बहुत ज़रूरी है सिलेबस जानना, लेकिन हम नहीं जानते हैं ये क्यों? क्योंकि जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं ना, हम रैंडमली प्रिपरेशन करते हैं, और वो रैंडम प्रिपरेशन क्या होती है? फेलियर। मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको। मेरे मोहल्ले में एक लड़का है, वो 18 घंटे पढ़ता है। हाउ मेनी आवर्स? उसका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। क्या मतलब है इसका? 18 घंटे पढ़ना, इट इज़ नॉट ए जोक। 18 घंटे पढ़ना और हर रोज़ पढ़ना, रात को नहीं सोना, कंटिन्यूसली पढ़ना। घर वाले उसको ना देखते नहीं है दिन में, रात में क्या दिन में भी नहीं देखते हैं। खाना वाना उसको कमरे में ही होता है, वो बाहर कभी नहीं निकलता है। 18 घंटे हर रोज़, लेकिन उसका एसएसबी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। तो क्या मतलब है इसका? स्ट्रेटजी गलत है। वही हम लोग करते हैं, हम स्ट्रेटजी गलत फॉलो करते हैं, इसलिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फाइनल सिलेक्शन, मैं कहता हूँ प्री एग्ज़ाम, केएस का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, उसके लिए सबसे पहला चीज़ आपको क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए सिलेबस। फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो व्हाट इज सिलेबस। सेकेंड थिंग इज प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो मैंने आपको दिए हैं, आए होंगे, आपको मिले ना। उसमें 2013 से लेके 2020 जो रिसेंटली भी जिसका भी रिजल्ट आया, वो सारा मैंने इंक्लूड किया है। उसमें मैंने की भी रखे हैं, एक्सप्लेनेशन भी दी है। कितने में है आप में से कितने हैं जिन्होंने वो पढ़ ली है? सच बोलना। नहीं मिले आपको? बाकी जितने भी ये हैं 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे जिनको सबों को मिले होंगे। कितने में से आपने पढ़ लिया? सच बोलना। किसी ने नहीं। देखो, मैं आपको ये बोलूँगा, अल्टरनेटिव नहीं है हार्ड वर्क का। आपको ये अल्टरनेटिव ढूंढने के वो नहीं मिलेगा आपको। कोई भी चीज़ आप करेंगे वो शॉर्टकट से वो नहीं हो पाएगा। शॉर्टकट बिल्कुल भी मत ढूंढो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में। कट शार्ट वगैरह करना, अब मैं ये वाला छोड़ दूंगा, वो वाला लाऊंगा। आप देखो पेपर्स देखो कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव आए हैं। क्या मुझे बोलेंगे कहाँ से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं? हर साल वहाँ उस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आपने देखा होगा। शाबाश। हाँ, फंडामेंटल राइट्स। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या नहीं है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो इट। चाहे आप इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी ने ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट की है। लेकिन जब मैं खुद दिल्ली में था, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे साथ एक लड़की थी। उसने मुझे एक बार कहा था कि ये बुक क्या अच्छी है। मैंने एक बुक खरीदी थी मार्केट से। मैंने उसको बोला कि हाँ। मैंने कहा आप क्या करती हो? बोला कि मैं क्लास लेती हूँ यहाँ पर। मैंने कहा कि आपका बैकग्राउंड क्या है? उसने बोला मेरा फर्स्ट ईयर है। ठीक है, तो वो लोग पहले ही से ही तैयारी करते हैं। जो ही उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है ना, जो एलिजिबिलिटी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो तैयार होते हैं। हम लोग कब तैयार होते हैं? जब हम पीजी भी करते हैं, फिर बीएड करते हैं, उसके बाद 2-4 साल और ज़ाया करते हैं, फिर 1 साल हमारा रहता है एलिजिबिलिटी का, तो उसमें वो हमारा नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। तो बेहतर ये है कि अल्टरनेटिव नहीं है हार्ड वर्क का। ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क कैसे करना है? ठीक है, उसी के लिए इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट देता है अप्रोच। क्या अगर आप दुनिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे वो आपको सिलेक्शन देगा? नहीं, क्योंकि जब पहले बच्चे आते हैं ना, आप स्टूडेंट जब आते हैं ना, कहाँ पर? इंस्टीट्यूट में। चाहे इस इंस्टीट्यूट में जाओगे, चाहे किसी और इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहाँ पर एक ही बात पहले आपकी ही होती है, यहाँ कौन पढ़ाते हैं, उसने खुद क्या किया है, वगैरह वगैरह, यही होता है ना। क्या यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट सिलेक्शन देता है? मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ, क्या आप पढ़ेंगे? कहीं तो आप लोग ना पढ़ेंगे और इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम तो नहीं करेंगे? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? मैं कह रहा हूँ कहीं आप तो ना पढ़ेंगे, कहीं आप इस इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हार्ड वर्क के लिए कोई कट शार्ट मेथड नहीं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, अगर आप 4 घंटे पढ़ पाते हो, लेकिन 4 घंटे से अच्छे से पढ़ो। आप 8 घंटे पढ़ पाते हो, 8 घंटे अच्छे से पढ़ो।
8 घंटे से ज़्यादा मत खींचो, ठीक है। मे बी उसे क्या हो जाता है कि ह्यूमन बीइंग है, ब्रेन है, और क्या है, मशीन थोड़ी है कि आप 18 घंटे पढ़ोगे फिर आप 18 घंटा आपको याद रहेगा। और दूसरी बात, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो, जो भी सब्जेक्ट हो, जब तक आपको एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, दूसरे टॉपिक पर मत जाओ और अच्छे से। इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक रादर देन टू कलेक्ट मैनी बुक्स एंड टू कलेक्ट मैनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। क्या ज़रूरी है बहुत सारे बुक्स को लाना, फिर उसमें से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर एक बनाना? उससे बेहतर यही है कि आप कितना समझ पाते हो। तो जितना आप समझ पाते हो ना, उसी बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। आप देखो ज़रा पेपर, डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते हैं। जितनी आप इंफॉर्मेशन लाओगे ना कितने भी बुक से, डायरेक्ट क्वेश्चन आज तक कभी भी नहीं आया है। तो जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर होगी, उसी की बुनियाद पर क्वेश्चंस आते हैं। हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो भी आपके पेपर में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा जो पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आए हैं पार्लियामेंट में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस। तो इसका क्या मतलब है? दिस इज़ अ हॉट टॉपिक, तो इसके लिए हमें और मेहनत करनी है। मे बी 2021 में और क्वेश्चंस आएंगे इस वाले चैप्टर से, थोड़ा सा वो और कॉम्प्लेक्स होंगे, तो इसी चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सेकेंड, प्रीएम्बल में। थर्ड, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फोर्थ, पार्ट थर्ड, दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। देन you have judiciary. Then finally कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग स्कीम्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अराउंड क्वेश्चंस आए हुए हैं और हर साल क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। हर साल कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप पॉलिटी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ते हो, हर किसी साल, क्या मैं कहता हूँ, हर किसी एग्ज़ाम में बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। अगर आप 2016 का आप लेंगे, वहाँ पर सीधा आया है इकोलॉजी क्या होती है। नीचे ऑप्शन थे, लेकिन ऑप्शन ऐसे थे, कन्फ्यूजिंग था। तो बेहतर यही है ना कि इतनी बुक्स को कलेक्ट करना, फिर इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर एक पेज एक इन्फॉर्मेशन बुक उसको बनाना। बेहतर यही है ना कि आप लिमिटेड रहेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं उसमें। नेवर एवर, दे विल नेवर एवर आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस कि क्रिप्स मिशन कब आया, हाँ क्रिप्स मिशन में कौन से प्रोविजंस थे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है। वो क्रिप्स मिशन के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जहन नेवर। वो क्यों जहन से बाहर क्यों है? क्योंकि आपने अच्छे से समझाई नहीं है, ठीक है। फिर होती है राइटिंग। राइटिंग है मेंस में, राइटिंग इज़ द मेन एग्ज़ाम। लेकिन आजकल अगर आप देखते हो प्री इतना मुश्किल हो रहा है, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आप देखो कि इसका कट क्या हो रहा है हर साल। मैंने दिया है 4 बार, मैंने दिया है 4 बार मैंने क्वालिफाई किया, ठीक है। फिर होती है फाइनल सिलेक्शन, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स इंसान पीछे रहता है। दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक। क्यों किया क्वालिफाई, व्हाट द रीज़न? क्योंकि मैंने अच्छे से समझा है, ओके। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहता हूँ, कोई कट शाट नहीं है हार्ड वर्क के लिए, प्लीज़। कोई ट्रिक वर्क वगैरह हार्ड वर्क के लिए नहीं है। आपको 4 घंटा लगता है मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, 4 ही घंटे पढ़ो। आपको लगता है मैं 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, 6 ही घंटे पढ़ो। तो हर रोज़ 6 घंटे पढ़ो। आज आपने 10 घंटे पढ़े, नहीं मुझे मेहनत करनी है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो 4-5 दिन हो गए, फिर 2-2 घंटे आप पढ़ रहे हो। ये कौन सी मेहनत है? इसका मतलब ही आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो अंदर पावर जो है पढ़ने का, वो दिन ब दिन कम कर। हाँ, हम ह्यूमन बींग्स हैं। मैं यहाँ से कहता हूँ आप 14 दिन पढ़ो, 14 दिन के बाद घूमने जाओ, रिलैक्स करो। 15 दिन हो गए ना, 15 दिन के बाद फिर 14 दिन पढ़ो, और फिर 15 दिन के बाद या 14 दिन के बाद फिर एक दिन क्या करो, रेस्ट करो, घूमने जाओ, बैठो, बिल्कुल भी मत पढ़ो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर एवरी 2 वीक्स यू गेट 1 डे टू टेक द रेस्ट, है कि नहीं? रेस्ट ज़रूरी है। मैं कभी नहीं कहता हूँ रेस्ट नहीं ज़रूरी है, यूपीएससी में रेस्ट ज़रूरी है, ठीक है। तो आप एक काम करना, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, अपनी हैंड राइटिंग से जो आप लिखते हो ना, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है कि उससे ज़्यादा याद रहता है एज़ कम्पेयर अगर आप कोई भी बुक हाथ में ले लोगे, कोई भी नोट आप हाथ में लेंगे, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप लिमिटेड सोर्स पर रहें, उसी को रिवाइज करें, उसी को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। उधर उधर अगर गए ना तो फिर गए, ठीक है। मैं खुद लिमिटेड रह चुका हूँ। मैंने जितने भी टॉपिक्स पढ़े, मैंने कम ही टॉपिक्स पढ़े थे, लेकिन मैंने वही टॉपिक्स अच्छे से पढ़े थे, क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। मैंने वही टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया था,
ऑब्वियसली क्वेश्चन भी वहाँ से आ गए। बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन करते थे, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे। हाँ, उनको मुझसे ना ज़्यादा बुक्स थे घर में, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो बेहतर यही है कि स्टिक टू योर ओन टॉपिक। हाँ, बस आज आपने प्रीएम्बल पढ़ा तो प्रीएम्बल को आज क्लियर करो। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन वगैरह 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 वगैरह। देखो, सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है जो मैंने दिल्ली में खुद ऑब्जर्व की, वहाँ पर होती है ग्रुप डिस्कशन। 4 लड़के बैठे डिस्कस कर रहे हैं, उससे क्या होता है, उसे याद रहता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें वही प्रॉब्लम है, हम दूसरे के साथ पढ़ते ही नहीं हैं। बिगेस्ट फॉल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, हम दूसरे के साथ पढ़ते ही नहीं हैं। अश्नवाई ही नहीं, बिजनेस प्रॉब्लम, हम दूसरे का मानता ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें वो अंदर जीन में ही प्रॉब्लम है। तो बेहतर ये है कि अगर आप रूम में बैठे हुए हो, 2 लड़के हो, 3 लड़के हो, लड़कियां हैं, ठीक है, आप एक ग्रुप बनाओ आपस में, आप भी अपना ग्रुप बनाइए और डिस्कस कीजिए। मैं कहता हूं कि आपको दोबारा बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी आप नोट्स बनाएंगे अपने किसी भी सोर्स से, अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो एक ही बार बुक पढ़ो, एक ही बार वहाँ से सोर्स कलेक्ट करो, दोबारा बुक को मत खोलो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत आपको हर किसी को होगी घर में। लक्ष्मीकांत 800 से पेज से ज़्यादा है। जब आपका एग्ज़ाम होगा, क्या आप 800 पेज रिवाइज कर पाएंगे? नेवर एवर। वो सिर्फ आपको पॉलिटी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, वो भी 1000 पेज है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, हाँ बहुत सारी सब्जेक्ट्स पढ़नी है। तो कितने सब्जेक्ट आप पढ़ पाएंगे? कोई भी सब्जेक्ट उस वक्त रिवाइज नहीं होगा। बेहतर यही है कि आप अपनी नोट्स बनाओ, उसमें टाइम लगेगा, इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग टास्क, बट वेरी एफिशिएंट मेथड अगर आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। अगर स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, मैं गारंटी देता हूँ निकल जाएगा। नहीं करोगे, अपना मेथड इस्तेमाल करोगे, तो फिर देखते हो कि बाहर कितने लोग बैठे हुए हैं। रीज़न वही है, क्या हो रहा है। मैंने कहा ना अभी, वो पढ़ता है 18 घंटे, लेकिन उसका एसएसबी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पता नहीं वो क्या करता है, कौन सी स्ट्रेटजी वो फॉलो करता है, क्या मटेरियल पढ़ता है, किस तरह वो पढ़ता है। या तो उसने बहुत सारा मटेरियल लाया है, अब वो उसको पढ़ रहा है, लेकिन जो ही क्वेश्चन आता है वहाँ से बेसिक क्वेश्चन भी अगर होगा वो नहीं निकल पाता है। तो उसका मतलब है कि उसकी स्ट्रैटेजी रॉन्ग है। उस स्ट्रैटेजी को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप इसलिए यहाँ पर आए हैं। और हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। लेकिन जो पेपर आपका होगा, मैं देखूँगा जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, टॉपिक पढ़ाऊँगा, उसमें से मैं सारे क्वेश्चंस इधर ही करवाऊँगा, इधर ही। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने पहले ही ऑलरेडी रखा था, वगैरह किया नहीं। जितने भी टॉपिक्स यहाँ से पढ़ाऊँगा, पेपर साथ लाना हर रोज़। ये वाले पेपर जो मैंने दिए हैं आपको, मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा। मैं यहाँ से बोलूँगा क्वेश्चन नंबर 6 इज़ दिस, मार्क दिस। ओके, हम की नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी नहीं बोलूँगा आंसर, आप खुद बोलेंगे आंसर। मगर कोई कट शार्ट वट शार्ट नहीं। अगर आपने ये कट शार्ट रखा कि हाँ कट शार्ट है, तो फिर चले गए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। जो हमारा आज का टॉपिक है, पॉलिटी से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप पॉलिटी पढ़ते हो या पढ़ते हो पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, पॉलिटी एक ऐसा है जिसमें 17, 18, 19, 20, 22 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ज्योग्राफी के 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं हर साल, 4-5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। लेकिन जो ही आप देखते हो ना, पॉलिटी के कम से कम 17, 18, 19, 20, 24, 23 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ऐसे करके आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपके 20 क्वेश्चन पहले ही निकल गए। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन इज़ नॉट अ जोक। एक क्वेश्चन पर वहाँ पर लड़ाई है। मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, कितने एप्लीकेंट्स होते हैं? मोर देन 12 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं हर साल। से फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 पोस्ट्स हैं, आप सारे लोग उस 12 लाख में हैं। ओके, मुझे ये बोलो, जो ही हमने पेपर खोला, हमने पहला क्वेश्चन किया, मान लो कि ये आपका नाम क्या है? हाँ, जाहिद। ओके, जाहिद जो है, इसने पहला क्वेश्चन किया, तो इसने पहला ही क्वेश्चन गलत किया। से फॉर एग्जांपल मुझे ये बोलो, इसका नंबर कहाँ पर आया? आपको आगे कितना ख्याल रखना है, मुझे मेरिट में आना है। एक क्वेश्चन गलत करने से आप 12 लाख पीछे चले गए। तो हर कोई सवाल जब आप करेंगे ना,
तो तेज़ी से ना करें, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, वहाँ पर क्या वो बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसके बाद ऑप्शन देखो। यूपीएससी डेलिब्रेटली ऐसे ऑप्शंस क्रिएट करते हैं ताकि वो क्रिएट करते हैं आपके अंदर ऐसी फीलिंग, आप फीलिंग पर क्या करते हो, ये वाला ऑप्शन है, लेकिन उसने क्रिएट किया होता है डेलिब्रेटली ऐसा क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शंस, ताकि आपको फीलिंग आती है इसका ये आंसर, लेकिन उसका आंसर वो नहीं होता। सो नेवर एवर गिव द आंसर, मार्क द आंसर ऑन द बेस ऑफ फीलिंग और ऑन द बेस ऑफ गेस, ऑन द बेस ऑफ गेस और ऑन द बेस ऑफ फीलिंग। नेवर एवर मार्क द क्वेश्चन, ठीक है। जो आपकी नॉलेज होगी उसी की बुनियाद पर आपको मार्क करना है सही आंसर। अगर आपको ये फील हुआ, ये फीलिंग जो होती है ना, फीलिंग ये हर किसी को आती है, ये फीलिंग जो होती है ना ये गलत होती है। क्यों? क्योंकि डेलिब्रेटली यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए होते हैं ताकि आपको फीलिंग बिल्कुल वही आती है जो उसने खुद सोचा होता है, तो उसी बुनियाद पर आप क्या करते हो, आप मार्क करते हो गलत। आप में से कितनों ने ये यहाँ पर दे दिया, ये टेस्ट कितने दिया है, तो कितनी फीलिंग आ गई आपको? हाँ, बहुत सारी फीलिंग आ गई ना। ये आपके साथ ही नहीं है, ये हर किसी के साथ है। तो इस फीलिंग को ना अपने अंदर ही रखो, ठीक है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को मार्क करो ऑन द बेस ऑफ नॉलेज, ऑन द बेस ऑफ कंक्रीट नॉलेज, नॉट ऑन द बेस ऑफ दिस गेस एंड फीलिंग। जो ये गेस एंड फीलिंग होती है ये हमेशा ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए आपके मार्क्स कम आ गए। किसके 2 थे, किसका बहुत सारों का माइनस था, मैंने खुद देखा, ठीक है। तो मैं नाम नहीं बोलूँगा, वो तो आप ही हैं, बाहर कोई नहीं है। चलो, लेकिन इससे क्या होता है, नो डाउट माइनस आने दो, लेकिन उसी माइनस से पॉजिटिव आना है। वो पॉजिटिव कैसे आएंगे, अगर वो फीलिंग, वो गेसनेस जो है वो अगर आप छोड़ देंगे, ठीक है। मेहनत करनी है, अल्टरनेटिव नहीं है। मैं आज ही बोलूँगा, मैं क्लास के लास्ट में बोलूँगा कि अल्टरनेटिव नहीं है मेहनत का, ठीक है। आज जितने भी IAS ऑफिसर, जब अभी रिजल्ट आया ना कुछ दिन पहले, उनको बोलो कि उनकी हालत क्या थी जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे। ऐसे नहीं मिले, गवर्नमेंट आपको जॉब फ्री में नहीं देगा, इसको दिमाग से बाहर निकालो। गवर्नमेंट फ्री में जॉब देगा, आप भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। 3 मेहनत, यहाँ पर हम 15 लोग हैं, 15 में से दो जो हैं, 2 जॉब्स हैं, तो 15 लोग इसके पीछे हैं। 15 में से 2 ही हो जाएंगे सिलेक्ट, 15 में से 3 तो नहीं हो गए ना, सिर्फ 2 ही होंगे ना, तो 2 कौन होंगे वो आपको खुद को डिसाइड करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं हर किसी क्लास में पहले यही बोलता हूँ कि कोई कट शाट नहीं है, मेहनत करनी है। और कितनी मेहनत करनी है आपको, 12 लाख में जो 1000 लड़के हैं उस 1000 में से आना है, तो कितनी मेहनत करनी है वो आप खुद देखेंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पॉलिटी के फर्स्ट टॉपिक से। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, माइंड माई एवरी वर्ड, ओके, एंड राइट डाउन एवरीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं इट्स अ डॉक्यूमेंट। इट्स अ डॉक्यूमेंट। अरे डॉक्यूमेंट तो मेरे जेब में भी है, डॉक्यूमेंट आपके घर में भी है, आपके पास भी है, फिर क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी वही डॉक्यूमेंट कहेंगे जो मेरे जेब में है? नो। तो फिर ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? अगर हम कहेंगे, डिफाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, इट्स अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग टू से कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, मुझे कुछ और एक ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरी जेब में भी है, डॉक्यूमेंट मेरे घर में भी है, डॉक्यूमेंट आपके पास भी है। बहुत सारा तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो मार्क्स कार्ड के डॉक्यूमेंट्स हों, चाहे वो घर के कागजात के डॉक्यूमेंट्स हों, जो भी डॉक्यूमेंट्स हों, क्या हम उसको मैच कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? नेवर एवर। तो आपको क्या रखना है याद, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट्स अ डॉक्यूमेंट, मगर कौन सा डॉक्यूमेंट? जिसको स्पेशल लीगल सैंक्टिटी होगी। ओके, माइंड माई एवरी वर्ड, यहां से ही क्वेश्चंस आते हैं। क्या नहीं, पेज नहीं है, अंदर से ला, पेन ला और पेज ला, ठीक है। तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, लेकिन कौन सा डॉक्यूमेंट है ये है जिसको मिली होगी स्पेशल लीगल सैंक्टिटी, ठीक है, जिसको लीगलाइज मिला होगा, जिसको लीगलिटी मिली होगी, हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? उस डॉक्यूमेंट को हमको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1। दूसरा पॉइंट जो इसके अंडर, ये था एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो इसी के अंडर, इसी डेफिनेशन के अंडर जो है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या करता है? ये सेट फोर्थ करता है, सेट फोर्थ
क्या? फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? प्रिंसिपल फंक्शंस। प्रिंसिपल फंक्शंस टू द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। देखो भाई, अगर आप स्टेट बोलेंगे फिर गलत है, गवर्नमेंट बोलना है, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, क्योंकि स्टेट के ऑर्गन्स नहीं होते हैं, स्टेट के एलिमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं। सो आपको क्या करना है? डेफिनेशन में बोलना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट विच हैज स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। सेकंड पॉइंट इज सेट फोर्थ फंक्शंस और प्रिंसिपल फंक्शंस टू द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। अब ये ऑर्गन्स है क्या? ये ऑर्गन्स जो हैं, दिस इज लेजिस्लेचर, दिस इज जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव, आप सेकंड नंबर पर लिखेंगे एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप बहुत सारे डेफिनेशन गूगल से भी है ना टाइप करके वहाँ पर सर्च कर सकते हो, लेकिन उधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विकीपीडिया जो है ना, इट इज़ नॉट ए रिलायबल सोर्स। क्यों? मैंने भी कुछ करके टाइप करके लिखा है अपने हिसाब से, इसने भी कुछ करके अपने हिसाब से टाइप किया है। जो ही थर्ड बंदा सर्च करता है उसको सब कुछ सामने आता है कि नहीं? तो बेहतर ये है कि आप बुक पर रिलाई करेंगे रादर देन विकीपीडिया। सो आप क्या लिखिए? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, मगर कौन सा डॉक्यूमेंट? विच हैज़ अ स्पेशल सैंक्टिटी एंड सेट फोर्थ फंक्शंस और प्रिंसिपल फंक्शंस टू द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। वो ऑर्गन्स क्या है? जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है। इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट ये था एक। सेकंड हम कहते हैं, आप में से कितने बैकग्राउंड है पॉलिटिकल साइंस के? आशुन को हैं पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड, जिन्हें पीजी किया है पॉलिटिकल साइंस, अच्छा कर रहे हैं, और एनीवन एल्स? हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर मैप। अंडरलाइन करना इस पावर मैप को। क्यों? क्योंकि यूपीएससी प्रीलिमिनरी में ऐसी चीजें पूछते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर मैप। ये पावर मैप होता क्या है? शाबाश। इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज पावर मैप? जिस तरह आप ज्योग्राफी में पावर मैप्स पढ़ते हो रिसोर्सेज के रिलेटेड, इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैप है। तो ये पावर मैप का क्या मतलब है? सो यू कैन राइट पावर्स एंड फंक्शंस, पावर्स एंड व्हाट? फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स और ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। याद रखना, पावर्स एंड फंक्शंस जो हैं किसके? ऑर्गन्स या ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम पावर मैप कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सो आप इसको अंडरलाइन करके रखना। ओके, देन स्पेशल लीगल सैंक्टिटी, इसको भी अंडरलाइन करना। और जहाँ पर मैंने ऑर्गन को ऑलरेडी किया है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना आंसर राइटिंग में, जब उसको भी अंडरलाइन किया करें। याद रखो, उसको भी अंडरलाइन किया करें। ये समझ में आया? मेरा आप करूं? ओके, हाँ करो। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई कैन आस्क एनीवन, ओके, क्या देयर कैन बी एनी कंट्री विच कैन बी विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन? कैन देयर बी एनी कंट्री विच कैन एग्जिस्ट, विच कैन रन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन? नो। सो यू कैन राइट थर्ड पॉइंट, नो कंट्री कैन बी देयर विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होगी जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है, एवरी कंट्री नीड्स कॉन्स्टिट्यूशन, नो डाउट, वट एवर द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर। कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहां पर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डिक्टेटरशिप है, हाँ, आपके पास डेमोक्रेसी है, आपके पास ओलिगार्की है, आपके पास मोनार्की है, आपके पास टायरेनी है, ठीक है, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। हर किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। तो हम क्या लिखते हैं? देयर कैन नॉट बी एनी कंट्री विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, नो कंट्री कैन एग्जिस्ट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कंट्री हो, चाइना अपना कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पर अगर आप पुराने ज़माने में देखोगे डिवाइन, हाँ,
गॉड की तरफ से एक बादशाह होता था, बादशाह रूल कर रहा था, लेकिन उस बादशाह ने भी सेट किए हुए होते हैं रूल्स, उन्हीं रूल्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। यानी देयर कैन नॉट बी एनी कंट्री इवन इन प्रेजेंट मॉडर्न टाइम्स। ओके, तो यहां तक समझ में आया पावर मैप क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। देयर कैन नॉट बी एनी कंट्री विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है इंडिया का, तो हम यहां पर लिखते हैं टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ द लैंड। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ द लैंड। कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लिखेंगे लॉ बाय द लैंड, लैंड बाय द लॉ, वो सारा गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनली दैट इज नॉट द एप्रोप्रिएट टर्म, द एप्रोप्रिएट टर्म इज लॉ ऑफ द लैंड। याद रखना, वहां पर कभी कभार होगा लैंड बाय द लॉ, लॉ वगैरह करके चेंज करके कुछ भी होगा, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि जो प्रॉपर टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म जो है, दैट इज लॉ ऑफ द लैंड। इस लॉ ऑफ द लैंड में क्या क्या आता है, सो मैं पहले ए लिखूंगा, ए लॉ ऑफ द लैंड। और प्लीज़ जैसे कि आपने जाहिद अच्छी सी कॉपी लाना, ठीक है, क्योंकि नोट एक ही बार बनाओ, यहाँ से मैं आराम से हम पढ़ाएंगे, कोई भी टीचर होगा आराम से लिखवाएंगे, और घर में फिर से लिखने की ज़रूरत वो गलती है। फिर से घर में लिखेंगे, टाइम कंज्यूमिंग, ज़ाया, क्लास भी ज़ाया, घर का टाइम भी ज़ाया। घर में सजा के नहीं लिखना है, हाँ, यहाँ ही लिखो और घर में एडिशन करो। फिर से ये लिखा घर में, ये बहुत बड़ी गलती है। उतना टाइम है ही नहीं आपके पास, आज से ही नोट करो, मेरे पास टाइम नहीं है बैठने का, घूमने का, कुछ भी करने का। ओके, दैट्स ओके, रेस्ट यू कैन टेक आफ्टर 14 days, आफ्टर एवरी 14 days, और आई कैन से आफ्टर एवरी 2 weeks। वो तो आप कर सकते हो, लेकिन आज से ही सोचो कि मेरे पास टाइम नहीं है अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके, लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड में सबसे पहले क्या आता है, कभी कभार ऐसे ही प्री में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द लॉ ऑफ द लैंड। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है जो हम लॉ ऑफ द लैंड में इंक्लूड करते हैं, तो सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज हाईएस्ट, ये ब्रैकेट में लिख सकते हो, हाईएस्ट ओब्लिक करके या और करके, सुप्रीम और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। यानी लॉ ऑफ द लैंड का मतलब है उस लैंड का लॉ जिसमें आप रहते हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, बांग्लादेश में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, उस लैंड का जो लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ द लैंड। यानी सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं लैंड ऑफ द लॉ में, व्हाट, सॉरी, लॉ ऑफ द लैंड में क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैं किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, इंडिया की। सबसे हाईएस्ट है, सुप्रीम भी आप कह सकते हो, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी कह सकते हो। सेकंड प्रोविजन, सॉरी, बी, बी, हाँ, 1 के अंडर बी, बी में आप क्या लिखते हो, स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूटरी लॉज, ये स्टैट्यूटरी लॉज क्या होते हैं, ये वो लॉज होते हैं विच आर अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी मैं ये कह सकता हूं मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। फॉर एग्जाम्पल क्या आएगी, शाबाश, नीति आयोग। यू कैन राइट एग्जाम्पल, फूड सिक्योरिटी एक्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, एक्सेट्रा। यानी वो लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, विच आर पास्ड और फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट खुद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट रन करती है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, पार्लियामेंट खुद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट खुद रन हो जाती है
अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो आपको क्या लिखना है, स्टैट्यूटरी लॉज भी आता है लॉ ऑफ द लैंड में, मगर ये वो लॉज होते हैं जिनको पार्लियामेंट बनाता है, जिनको स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दी फूड सिक्योरिटी एक्ट, एग्जाम्पल मैंने दी आपको इंडियन पैनल कोड। ओके, सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें आपका आएगा पंचायत, एग्जैक्टली जिसमें आपका आएगा म्युनिसिपैलिटीज। तो ये चीजें जो हैं ये आते हैं किसमें, ओके। थर्ड इज सी और डी, ओके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्या होता है, डायरेक्शंस, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स, हाँ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मतलब डायरेक्शंस। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ई। कस्टम्स, क्या लिख सकते हो, कस्टम्स। मगर कौन से कस्टम, देखो रिलीजन में आपके अपने हिसाब से कस्टम्स हैं। आप हिंदू हो, आप सिख हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप जैन हैं, आप मुस्लिम हैं, कोई भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आपके अपने कस्टम्स हैं। या कस्टम्स ऐसे भी हो सकते हैं, क्या कस्टम्स हर जगह हिंदुओं के सेम है, नो। क्या मुस्लिम्स के हर जगह कस्टम्स सेम है, नो। यानी सारे कस्टम्स को हम नहीं रख सकते हैं लॉ ऑफ द लैंड में, सिर्फ वो कस्टम्स हम रख सकते हैं जिनको फोर्स ऑफ लॉ होगा। कस्टम्स विच हैज फोर्स ऑफ लॉ, ओके। सारे कस्टम्स को हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन वही कस्टम्स जिनको हम फोर्स ऑफ लॉ होगा। ये था पहला क्वेश्चन। ऐसे ही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लॉ ऑफ लैंड। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपको याद रखना ही रखना है, ओके। ऐसे क्वेश्चंस प्री में आ सकते हैं या कल आपको केस में आ सकता है। सेकंड, अब है सेकंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लड सर्कुलेट होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल हेड वगैरह ऐसे करके हैं, तो हम इसको ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं। देखो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझ में पार्ट्स हैं, जहाँ पर मेरा हाथ होना चाहिए वहाँ पर मेरा हाथ है, जहाँ पर मेरे पैर होने चाहिए वहाँ पर मेरे पैर हैं, जहाँ पर मेरा हेड होना चाहिए वहाँ पर मेरा हेड है, और ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ मैं ऑर्गेनिक हूँ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहा जाता है ऑर्गेनिक, क्यों कहा जाता है ज़रा आप मुझे बोलिए, वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। ठीक है, पार्ट्स हैं, तो ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं, शाबाश, राइट राइट। देखो मैंने आपको शायद बोला था इसका आंसर, आपने नहीं देखा। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग हूँ, जहाँ पर मेरा हेड है वहाँ पर हेड है, यानी ये स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है, तो यही एडमिनिस्ट्रेड स्ट्रक्चर्ड है यहाँ पर, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक बोलते हैं। सो यू राइट इन ब्रैकेट, राइट, इट कंटेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं इट इज ऑर्गेनिक, अदरवाइज हम उसको कह सकते हैं इनऑर्गेनिक, है ना। ये ऑर्गेनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रक्चर्ड है, हाँ, कहाँ पर क्या होना चाहिए, किस तरह क्या करना है, वो सारा कुछ इसमें स्ट्रक्चरली बना हुआ है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कहते हैं। इसको अंडरलाइन करो। देन थर्ड पॉइंट, ओके, राइट, it has created legislature, executive and judiciary. It has created legislature, executive and judiciary. It has created legislature, executive and judiciary. Okay. फोर्थ में ऊपर लिख रहा हूं, एक में ये 5 पॉइंट्स याद रखना, ये 5 पॉइंट को इस वाले से ऐड नहीं करना, ये 5 पॉइंट से ये इसके अंडर है, ओके, गॉट दिस पॉइंट। ओके, नाउ जो 4th पॉइंट है, यू कैन राइट इट कंटेन्स फेथ, इट कंटेन्स
फेथ। फोर्थ पॉइंट जो है, इट कंटेन्स फेथ। एक इसे फेथ है, दूसरा इसमें एस्पायरेशन है। इट कंटेन्स टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड फेथ, सेकेंड इज कॉल्ड एस्पिरेशन। फेथ में क्या आता है? शाबाश, फेथ में क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन के फेथ में इट कंटेन्स फेथ एंड एस्पिरेशन। सो यू राइट फर्स्ट वन, sovereignty, socialism and secularism, bracket close. It contains aspiration. हम कैसे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी एस्पिरेशन है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। देखो भाई, गलतियां एक चीज आप करते हो, यहां पर मैंने क्या लिखा पहले, उसके बाद इसको ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही लिखा है। इसको ऐसे मत याद रखो, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, सॉवरेंटी, नेवर एवर। सॉवरेंटी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म ऐसे करके याद रखना है। पहले क्या है? पहले लिबर्टी को मत लाओ, देयर इज ए रीज़न फॉर दैट, वो मैं आपको बोलूँगा प्रियम्बल में। पहले जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है। तो फ्रेटर्निटी लास्ट में है, ना कि पहले में है। पहले में जस्टिस। आपको भाईचारा क्या हो जाएगा जब आपको इंसाफ ही नहीं है? आप आज़ादी क्या ढूंढ रहे हैं जब आपको इंसाफ ही नहीं है? हाँ, आप इक्वलिटी क्या चाहते हो जब आपको इंसाफ ही नहीं है? तो सबसे पहले आपको इंसाफ मिलेगा, उसके बाद आज़ादी मिलेगी, उसके बाद इक्वलिटी मिलेगी, उसके बाद फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब सन्स ऑफ द सेम सॉइल। ओके, तब जाके ऐसा होता है। तो इसको ऐसे ही याद रखना है, जस्टिस से ही याद रखना है, तो अपने हिसाब से याद नहीं रखना है। ओके, फिफ्थ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट एंजॉयज स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। क्या? जो मैंने पहले ही कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? एंजॉय, क्या करता है? एंजॉय स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। वायरस जो भी बाकी लॉज हैं, जस्ट लीगल सैंक्टिटी। स्पेशल लीगल सैंक्टिटी नहीं, बल्कि लीगलिटी है। जितने भी लॉज पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट बनाता है, उनको लीगलिटी मिली हुई है, लेकिन स्पेशल लीगलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मतलब है इसका? शाबाश, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉय क्या करता है? स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। जितने भी अदर लॉज जो हैं, अदर लॉज मीन्स अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर लॉज जो हैं वो क्या हैं? उनको सिर्फ लीगलिटी है, हाँ, लेकिन उनको कोई स्पेशल लीगल सैंक्टिटी नहीं है। सिर्फ लीगलिटी है, हाँ, आप इन कानून के मुताबिक आप चला सकते हो, लेकिन स्पेशल लीगल सैंक्टिटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द रीजन इज व्हाट इज द रीजन? समझ आ रहा है? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल। सो राइट, बिकॉज Constitution enjoys special legal sanctity and other laws just legality, because Constitution, तेज हो गया ज़्यादा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। Constitution enjoys special legal sanctity while as other laws enjoys just legality, whereas other laws enjoys just legality because Constitution derives powers directly from the people. Directly from the people. Okay. Last point, sixth. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन असाइन करती है पावर्स। क्या करती है? असाइन। यहां मैं लिखता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये असाइन करती है। क्या करती है? असाइन पावर्स।
किनको असाइन पावर्स करती है? लेजिस्लेचर को, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को असाइन करती है। आपको लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन असाइन पावर्स टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एक ये काम करती है, एक ये असाइन काम पावर करती है किनको? 3 डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को। उसके साथ साथ और एक चीज करती है, ये डिफाइन करती है। क्या करती है? डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन, किन के दरमियान रिलेशनशिप? लोगों और गवर्नमेंट स्टेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वही क्या करती है? वही डिफाइन करती है। इट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड स्टेट। पीपल और स्टेट के दरमियान क्या करती है? डिफाइन करती है। डिफाइन जो रिलेशनशिप हमें और स्टेट के साथ है, या स्टेट और हमारे दरमियान जो रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप को डिफाइन कौन करती है? कॉन्स्टिट्यूशन। उसी रिलेशनशिप को पता क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिटीजनशिप। अंडरलाइन सिटीजनशिप। ओके, उसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। किस रिलेशनशिप को? जो लोगों के दरमियान और स्टेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड सिटीजनशिप। वही चीज डिफाइन की गई है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। और यही कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो असाइन करता है पावर्स टू 3 डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है आवाज समझ सारी? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लासिफिकेशन, आप मुझे बोलो कि कितने टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं? क्या क्या? रिटन एंड अनरिटन। चलो ठीक है, आप मुझे बोलेंगे कि जो मेजर क्लासिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो 2 हैं, एक है रिटन, दूसरा है अनरिटन। क्या आप मुझे बोलेंगे कि रिटन किसको हम कहेंगे और अनरिटन किसको कहेंगे? ये नहीं बोलना रिटन वो होता है जो लिख के होता है और अनरिटन वो होता है जो लिख के नहीं होता है। दैट इज़ नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन। अनरिटन हम ऑर्डिनरीली हम चेंज कर सकते हैं। रिटन तो चेंज का क्या मतलब है? चेंज का मतलब हो गया अमेंडमेंट। चाहे आप वहाँ फुल स्टॉप डालेंगे, चाहे आप स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं उसमें। ठीक, और कुछ प्रॉपर मतलब जो यूपीएससी डिमांड करती है आंसर। शाबाश। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लासिफिकेशन। वेरी गुड, ट्राई इज वेरी गुड। देखो डरना नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्लासिफिकेशन है क्या? एक है रिटन, ओके, दूसरा है अनरिटन। मैं बहुत सारे डिफरेंसेस बोलूंगा, आपको वो लिखना है। सबसे पहला पॉइंट मैं यहां पर लिखता हूं, रिटन वो होता है जिसके प्रोविजंस लिखे गए होंगे सिंगल डॉक्यूमेंट में। पहली डिफरेंस, प्रोविजंस आर कोडिफाइड इनटू अ सिंगल document. Provisions are codified into a single document. यहां पर क्या होता है? Whose provisions, जिसके provisions क्या होते हैं? Are not codified. Whose provisions are not codified into a single document. This is the difference. पहली difference. Second, थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूं यहां पर सेकंड लिखने से पहले। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जिसके प्रोविजंस एक ही डॉक्यूमेंट में लिखे गए होंगे उसको हम क्या कहते हैं? रिटन। जिसके प्रोविजंस एक ही डॉक्यूमेंट में नहीं लिखे गए होंगे उसको हम क्या कहते हैं? अनरिटन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल दे दूं,
स्टेट के कितने एलिमेंट्स हैं? स्टेट 4, 3 और 4? नहीं, आप जो 3 क्या क्या है? नहीं, आपने शायद गलत में, वो हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स। मैंने स्टेट के एलिमेंट्स कहा, इसलिए मैंने कहा था ना उस दिन, पहले ही कहा था ना, अभी मैंने कहा था ना कि दिमाग में रखना कि माइंड में एवरी वर्ड्स। मैंने कहा था कि जो लेजिस्लेचर, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव जो हैं वो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। दिस इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट। और एलिमेंट्स जो हैं स्टेट के वो हैं 4, लेकिन उन 4 को भी याद रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्यों? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसे ही आपको भी याद रखना है। अपने हिसाब से कभी याद नहीं रखना, आप अपने तरीके से याद रखेंगे नहीं। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी तरह आपको याद रखना है और उसी तरह आपको आंसर राइटिंग भी करनी है। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम लिखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको पता है जब आप सेंटेंस के बीच में अगर आप ऐसा वर्ड लिखेंगे ना, जो इवाल्युएटर होता है वो पहले ही ऐसे करता है, क्योंकि आपने पहले गलत लिखा है। क्यों लिखा गलत? आपको एम कैपिटल लिखना है, पी कैपिटल लिखना है। आप चाहे सेंटेंस के बीच में हो, पहले में हो, लास्ट में हो, आपको हमेशा मेंबर लिखना है, एम से कैपिटल, पार्लियामेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, हाँ, ऐसे करके सारे कैपिटल से लिखने हैं। अदरवाइज आपकी वो इवाल्युएटर आपका आंसर ही नहीं देखता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं स्टेट की बात करूँ, पहले सबसे पहले टेरिटरी 4 हैं टेरिटरी के बारे में, उसके बाद पॉपुलेशन के बारे में, उसके बाद गवर्नमेंट के बारे में, उसके बाद सॉवरेनिटी के बारे में। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं किसके? स्टेट की। मगर इनको ऐसे याद रखना है। कैसे? ऐसे नहीं रखना पहले सॉवरेनिटी है, उसके बाद पॉपुलेशन, फिर गवर्नमेंट, फिर वो नहीं। पहले टेरिटरी है, कितना एरिया है, उसके बाद वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में देखा जाएगा, उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में देखा जाएगा, उसके बाद वहाँ पर देखेंगे कि सॉवरेनिटी कितनी है, ताकत कितना है, पावर कितना है, खुद मुख्तारी कितनी है। तो इसीलिए पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4, ऐसे करके आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे दूँ, आप क्या मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कोई कंट्री जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? ब्रिटिश, यूनाइटेड किंगडम। मैंने एक बार यही लिखा था, उसने कहा, मैंने कहा यूके क्या है, उसने कहा उत्तराखंड है। उत्तराखंड नहीं है, इट इज़ यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। ओके, तो उत्तराखंड में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? उत्तराखंड में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इज नॉट क्लियरली रिटन। सो यू कैन राइट, यहाँ पर रिटन है, रिटन बट नॉट क्लियरली। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज अनरिटन। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन। क्या फुल्ली रिटन है? 100% रिटन? नो। कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो लिखा हुआ नहीं होता है। जो लिखा हुआ नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? जो लिखा हुआ होता है दैट इज रिटन, जो नहीं लिखा होता है दैट इज अनरिटन। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं रिटन। मगर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो नहीं लिखा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उन जो वो नहीं लिखा है उसको हम क्या कहेंगे? शाबाश, मैंने अभी कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल, ओके, इट इज रिटन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटन है। मगर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो नॉट रिटन हैं। जो नॉट रिटन वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? कस्टमरी लॉज। इनको कहते हैं कन्वेंशंस, याद रखना। द प्रोविजन विच आर नॉट रिटन आर कॉल्ड कन्वेंशंस। तो इंग्लैंड जो है वो भी कन्वेंशन ही है। ओके, वो भी कन्वेंशन ही है, याद रखना। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, अगर आप उसको ये कहेंगे, वो कहेगा नहीं है, तो इससे और स्ट्रॉन्ग आंसर है। वो स्ट्रॉन्ग आंसर क्या है? जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो इनैक्टेड होते हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू शुड अंडरलाइन इट। इनैक्टेड, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं।
और यहाँ पर अगर आप लिखेंगे दूसरा, ये अनरिटन जो होते हैं वो इवॉल्व्ड होते हैं, इसको भी अंडरलाइन करना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इनएक्टेड क्या होता है और इवॉल्व्ड क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो इनएक्टेड ही होंगे, जितने भी अनरिटन होते हैं वो इवॉल्व्ड होंगे, याद रखना इस चीज को। ओके, इनएक्टेड का मतलब है ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, brought into existence at a particular period of time. Brought into existence at a particular period of time. अच्छा, इवॉल्व क्या होती है? इवॉल्व का क्या मतलब है? फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी फॉर a long period of time. अगर मैं कहूं यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये इनएक्टेड है, हाँ, अगर ये इनएक्टेड है तो ये एक ही टाइम पर इसको फ्रेम किया गया था। व्हाट इज द डेट? 26 व्हाट? नवंबर और जनवरी? 26 नवंबर 1949 इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया था, एक ही टाइम पर बना गया था। इस दिन उन लोगों ने जो ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने तैयार करके दे दिया एक ही टाइम पर, और वो था 26 नवंबर 1949। डोंट से 1950, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। 26 नवंबर 1949 इज द डेट। ओके, मगर ये किसने दिया? किसी बॉडी ने दिया ना। ये कौन सी बॉडी थी? बाय, शाबाश, किसी बॉडी ने दिया। वो कौन सी बॉडी थी? इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वही बॉडी देती है। अगर वो बॉडी देगी ना कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी कॉल इट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको यूपीएस में ऐसे आंसर लिखना है तो यही बोलना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एग्जैक्टली, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये किसी डेट पर नहीं आया है, ना तो ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिया है, ना तो किसी बॉडी ने दिया है। हाँ, नॉट गिवन बाय एनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एनी अदर बॉडी। ना कोई बॉडी है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं दिया है, ना तो ये किसी बॉडी ने दिया है। ओके, फिर यहाँ पर लोग किस तरह क्या करते हैं? क्या मुझे बोलेंगे यहाँ पर क्या करते हैं लोग? अगर यहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, सब कुछ कन्वेंशंस हैं, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं? आपने ये, मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ ये पॉइंट, मैग्ना कार्टा का नाम कभी सुना है? हाँ, मैग्ना कार्टा, जिसको हम कहते हैं ग्रेट चार्टर, ये कब आया था? एग्जैक्टली, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1215 बाय किंग जॉन फर्स्ट और सेकंड, एग्जैक्टली, याद रखना। यहां पर मैंने बोला इवॉल्व्ड, ये एक ही टाइम पर नहीं आया, इट टुक ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आज भी आ रहा है, एक ही टाइम पर नहीं बना ये, हाँ, फाइनल नहीं है ये, इसको हम कहते हैं इवॉल्व्ड। इनएक्टेड क्या को? जो एक ही टाइम पर उन्हें फ्रेम करके दे दिया, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देगी। उसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देगी। उस कॉन्स्टिट्यूशन हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं देगी। दिस इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन। अगर ये एसेंशियल नहीं है, ये वाला और ये वाला, लेकिन दिस इज द एसेंशियल कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और उनको हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन रिटन एंड अनरिटन? तो आपको इतना ही बोलना है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दी है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं दी है, ना तो किसी बॉडी ने दी है, बल्कि ये कन्वेंशंस हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है? एक मैग्ना कार्टा है जिसको हम कहते हैं ग्रेट चार्टर, वो दिया था 1215 में बाय किंग जॉन
सेकेंड। ओके, उसने क्या किया, इसमें क्या था, इस मैग्ना कार्टा में क्या था, मैग्ना कार्टा में इंक्लूड है सेवरल राइट्स। क्या है? सेवरल राइट्स। और उन्हीं राइट्स से ही क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशन। हम यहां पर क्या कहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करते हैं राइट्स, लेकिन यहां से ही कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव हो रहा है, उल्टा। मेरी बात याद रखना, राइट्स जो हैं, राइट्स वो इसमें मेंशन थे जो किंग जॉन सेकंड ने साइन किया था, और लोगों को वहां से हुकूक मिल रहे थे। हमें यहां पर कैसे हुकूक मिलते हैं? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां पर कैसे मिल रहे हैं? बाय मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा से ही कॉन्स्टिट्यूशन आने लगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं थी, यहां पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। ओके, सो और क्या डिफरेंस आप बोल सकते हो? शाबाश, अब आप बोलो, शाबाश, बोलिए जल्दी। थर्ड यू कैन राइट अब आपको क्या लगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कहां होगा? यहां की यहां? हाँ, यहां की यहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा। एग्जैक्टली, यहां पर क्या है? थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अगर यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो यहां पर सुप्रीम क्या है? थर्ड पॉइंट, हियर पार्लियामेंट इज सुप्रीम। इस पर एक क्वेश्चन आया था, हिंदुस्तान में सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहां पर क्या है? जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। यहां पर क्या होता है? जो जुडिशरी जो है एक्सरसाइजेस वाइडर पावर्स। यहां पर जुडिशरी जो है एक्सरसाइज लिमिटेड पावर्स, लिमिटेड पावर्स। ओके, समझावा सारी? अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? हाँ बोलो बोलो बोलो। जुडिशरी एक्सरसाइज वाइडर पावर्स, वाइडर लिमिटेड पावर्स, जुडिशरी एक्सरसाइज लिमिटेड पावर्स। अच्छा, और क्या आप बोल सकते हो? शाबाश, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट पॉइंट? जो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, इट कुड बी रिजिड, इट कुड बी फ्लेक्सिबल। ये रिजिड भी हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल हो सकता है, और बोथ, ये दोनों हो सकता है मिला के। या तो ये रिजिड ही हो सकता है, या तो ये सिर्फ फ्लेक्सिबल होगा। रिजिड मतलब क्या हो? रिजिड का मतलब है जहां पर आप अमेंडमेंट्स आसानी से नहीं कर सकते हो। फ्लेक्सिबल का मतलब है जहां पर आसानी से अमेंडमेंट कर सकते हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होल हो सकता है, होल कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, और होल कॉन्स्टिट्यूशन बोथ द टू हो सकता है, रिजिड भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जांपल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। कहीं प्रोविजन ऐसे हैं जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऐसे हैं जहां पर रिजिडिटी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट एग्जांपल जहां पर आप बोल सकते हो कि रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यानी दोनों है, बोथ। अच्छा, वहां पर क्या होगा? फिफ्थ, नेसेसरी। ऐसे नहीं फ्लेक्सिबल नहीं, नेसेसरीली फ्लेक्सिबल। नेसेसरली फ्लेक्सिबल। अच्छा, सिक्स्थ ये राइट, जो गवर्नमेंट यहां की होगी वो फेडरल होगी कि यूनियन होगी, यूनिटरी होगी? देखो, ये फेडरल भी हो सकती है, ये यूनिटरी भी हो सकती है। फेडरल का मतलब है जहां पर पावर्स डिवाइड हो रहे हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, लेकिन यूनिटरी में पावर्स डिवाइड नहीं होते हैं। इट कुड बी फेडरल, इट कुड बी यूनिटरी, लेकिन यहां पर क्या होगा? नेसेसरली यूनिटरी। यहां पर डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। समझ में आ रहा है? देन यू कैन राइट देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन, यहां पर मार्क्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड अदर लॉज। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अलग हैं और अदर लॉज जो हैं, स्टैट्यूटरी लॉज हैं, वो बिल्कुल अलग है। ओके, लेकिन यहां पर क्या है? नो सच डिस्टिंक्शन।
यहाँ पर कुछ ऐसी डिस्टिंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये होता है ह्यूज, ये होता है बल्कि, ये ह्यूज होता है और बल्कि होता है। ओके, ऐसा ना बोलना कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वो सारा का सारा ए से लेके जेड तक अनरिटन है, रिटन है लेकिन क्लियरली रिटन नहीं है, इसलिए हम उसको अनरिटन बोलते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सारे प्रोविजन भी रिटन है, नहीं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो अनरिटन हैं। उन अनरिटन को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशंस। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं रहा? क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ अब। शाबाश, ज़रा आप एक नज़र मारो यहाँ ही और देखो कहीं डाउट तो नहीं है। शाबाश, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? सच में? कहाँ से हो आप? समझ में आ रहा है? दिक्कत तो कहीं नहीं हो रही ना? हाँ, डरना नहीं है, बोलना है। हो गया? दिक्कत तो नहीं है कहीं? लेट हो गया? ओश, आँख खत्म करो फान। चलो ठीक है।